हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग संवैधानिक विकास का एक सीरीज शुरू किए थे और उसी कड़ी में हम लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम तक हम लोग पढ़े थे और आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, अगर इसका अपने प्रीवियस जितने भी अधिनियम हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो कृपया करके आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, सब अधिनियम आपका है और वहां से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। और आज हम लोग को इसको आगे शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हमने जितना भी अधिनियम से इम्पोर्टेंट जो भी प्रावधान है उसको एक जगह लाने का प्रयास किया है ताकि आपकी परीक्षाओं के लिए सभी बढ़िया होगा। ठीक है, हमारे इस प्रयास को कृपया करके आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको पता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, 1919 में भारत शासन अधिनियम अधिनियम आया था और भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10 साल के बाद संवैधानिक प्रगति की जांच के लिए एक आयोग बनेगा। कि मतलब भारत में कैसे कैसे संवैधानिक प्रगति हो रहे हैं, मतलब कानून के अनुसार शासन व्यवस्था चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन परिस्थितियां दोस्त ऐसी हो गई कि आपको जो काम 10 साल के बाद होने वाला था, यानी 1919 के बाद अगर 10 साल तो 1929 में आयोग बनना था। क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल के बाद एक आयोग बनेगा जो जांच करेगा कि संवैधानिक प्रगति या संवैधानिक विकास भारत में कैसा हो रहा है। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन रहा उसमें राम प्रसाद बिस्मल, राजेंद्र राहड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने क्या किया, मतलब क्रांतिकारियों ने अपना देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए, मतलब काकोरी ट्रेन डकैती हो गया 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना जिसको बनाए थे चंद्रशेखर आजाद फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में। तो उन्होंने इन लोगों ने क्या किया कि आपको लाहौर में क्या हुआ कि लाहौर में मतलब साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई उस लाठी चार्ज में। तो ये लोग जो रहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग जो है आपको मतलब लाला लाजपत राय को बदला लेने के लिए उनके मतलब हत्या का, सैंडर्स की हत्या कर दिए जिसको हम लोग लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। तो ये स्थितियां काफी बिगड़ गई और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको 1927 में साइमन कमीशन बन गया। क्योंकि भारत में काफी मतलब देश में देशभक्ति की जज्बा लोगों में जग गई थी और क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, अंग्रेजों पर मतलब परेशान करने के लिए यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही थी। हमारे देशभक्त नौजवानों ने देश के लिए अंग्रेजों को परेशान करना, उनको तंग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में साइमन कमीशन बनाया गया, यानी कि जो आयोग बनना था 1929 में वो आयोग बन गया 1927 में। तो साइमन कमीशन का लंदन में गठन हुआ 27 में और भारत के मुंबई में आया ये साइमन कमीशन 1928 में। दोस्तों, आपको पता है कि साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य में एक भी भारतीय नहीं थे। एक भी, इसीलिए इसको, सभी अंग्रेज थे, सभी व्हाइट थे, तो इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया साइमन कमीशन को दोस्तों। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे इसलिए इसका विरोध किया गया था। और आपको पता है कि लॉर्ड इरविन के सलाह पर, लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के सलाह पर इसमें किसी भी साइमन कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। नतीजा ये हुआ कि भारत के लोग इससे काफी नाखुश थे और इसका विरोध करने के मूड में थे। और इसीलिए कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन होता है 1927 में जिसके अध्यक्ष बनते हैं एम ए अंसारी। और इनका इस एम ए अंसारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस ने निर्णय लिया कि जब साइमन कमीशन भारत आएगा 1928 में तो इसका विरोध किया जाएगा। और इसी विरोध का नेतृत्व लाहौर में कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनका आपको पता है लाला लाजपत राय जब लाहौर में साइमन कमीशन का, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे तो स्टॉक थे जो लाहौर के एसएसपी थे, स्टॉक, और लाहौर के एएसपी थे सैंडर्स।
तो लाहौर में जो स्टॉक ने बोला था किसी भी प्रकार का लाहौर में प्रदर्शन करना नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में साइमन गो बैक के लिए, साइमन वापस जाओ के लिए नारे लगाए गए और जुलूस निकाले गए। तो स्टॉक ने उन पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया और लाठी चलाया किसने? सैंडर्स ने। ठीक है, तो भगत सिंह और इसी लाठी के मतलब मारने से, सैंडर्स के लाठी से लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है चोट के कारण। तो इनका बदला लेने के लिए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद प्लान बनाते हैं और सैंडर्स को मार देते हैं। वो मारना चाहते थे स्टॉक को, लेकिन वो गलती से मार दिए सैंडर्स को, याद रखिएगा। इसी को हम लोग लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। और इसी कारण से सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को क्या किया गया? फांसी दिया गया। तो आप समझ रहे हैं गतिविधियां। तो भारत सचिव जो रहे उस समय 1928 में, भारत के सचिव बर्केनहेड थे। भारत सचिव जो होते थे वो ब्रिटिश शासन का, भारत में जो ब्रिटिश का जो राज था भारत में, उसका वहां से देखभाल कौन करते थे? बर्केनहेड। तो उन्होंने बोला कि अब साइमन कमीशन का क्या हुआ कि जब गठन हुआ तो साइमन कमीशन में भारतीय नहीं थे और इसका विरोध हो रहा था। तो बर्केनहेड ने बोला कि अगर आप में दम है तो संविधान बनाकर दिखाओ, अपने लिए संवैधानिक बातों को रख कर दिखाओ। उनको विश्वास नहीं था कि भारतीय लोग जो है अपने लिए संविधान बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चैलेंज को स्वीकार किए थे नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाए और उन्होंने एक अपना रिपोर्ट रखा जिसमें बहुत सारी मांगे रखी गई। प्रांतीय स्वायत्तता, मौलिक अधिकार, पृथक निर्वाचक मंडल, ये सब मांगे रखी गई थी नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल आपको पता है ना, 1909 में भारत शासन अधिनियम, जिसको पार्लियामेंट अधिनियम भी कहते हैं, वहां पर क्या हुआ था कि आपको पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। और 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया था। तो नेहरू रिपोर्ट में उसको समाप्ति करने की मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों को भी मानने की बात की गई थी। तो ये सब, और प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांत, पहले प्रांत जो होते थे वो राज्य होते थे, तो वहां के सरकार को ज्यादा स्वतंत्रता देने के लिए प्रांतीय स्वायत्तता की भी बात की गई थी। इस चीज को याद रखिएगा। और साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? 1930 में। दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन 27 में हुआ, भारत मुंबई 28 में आया, और 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट क्या हो गया दोस्तों? प्रकाशित हुआ। और साइमन कमीशन के रिपोर्ट को रद्दी का टोकरी किसने कहा था दोस्तों? तो शिव स्वामी अय्यर। इसको याद रखिएगा कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट को रद्दी का टोकरी किसने कहा था? तो शिव स्वामी अय्यर साहब ने किया था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, ये हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे कि कैसे जो है साइमन कमीशन, कैसे भारत में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है दोस्तों, अब ये साइमन कमीशन का रिपोर्ट की जांच के लिए, संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए 1930, 31, 32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? 3। या गोलमेज मतलब एक टेबल होता था जो गोल होता था और इस पर सभी सदस्य आपस में बैठकर बातचीत करते थे, इसी को कहा जाता था गोलमेज। तो याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 लंदन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। और ये सभी कहाँ हुआ? लंदन में। याद रखिएगा ये सब। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भारत में संविधान, अब यहाँ तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लगभग असफल रहा, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अंततः 1930 के साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर ही 1935 का भारत शासन अधिनियम बना दिया गया, ये जान लीजिए। और ये सबसे बड़ा अधिनियम था। अगर पूछे कौन सा अधिनियम 1919, 1909, 1935 में, सब या कुछ भी उसके पहले जो हम लोग जितना भी संवैधानिक विकास का पढ़े हैं, सबसे बड़ा अधिनियम कौन था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा। और प्रांतीय भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा अधिनियम का पड़ा? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसको संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं क्योंकि यहीं से बहुत सारी बातें संविधान में रख दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या प्रोविजन थे? तो आपको पता है भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और 14 भाग थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा था। आपको पता है दोस्तों, भारतीय संविधान जब बना था, तो भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें कितने अनुसूची थे? तो याद रखिएगा 8।
और भारतीय शासन अधिनियम में कितनी अनुसूची है दोस्तों? 10। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। ये तीनों चीजों को याद कर लीजिएगा कि जब हमारा संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूची थी, यानी कि लागू किस दिन हुआ था? 26 जनवरी 1950 संविधान, उस दिन 8 अनुसूची थे। और जब ये भारत शासन अधिनियम में 10 अनुसूची थे और वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? 12। तो ये सबसे बड़ा था अधिनियमों में। केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत हुआ। क्या हुआ कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन था, यानी राज्यों में। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। द्वैध शासन कहने का मतलब समझिए कि दो शासन, ठीक है। एक होता था गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। और एक होते थे गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद, ठीक है। तो कुछ शक्तियां, मतलब जो सुरक्षित विषय थे उस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिया गया, और हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद को दे दिया गया। इसी तो दो शासन हुए ना, यानी दो लोग यहाँ पे शासन कर रहे हैं, इसी को द्वैध शासन। तो केंद्र में द्वैध शासन कौन सा अधिनियम? 1935 का भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा। और जिसमें कुछ विषय भी आप कर सकते हो, रक्षा, संचार, धार्मिक मामले, ये सब जो कानून बनाए जाते थे वो सुरक्षित विषय में होते थे, या कानून गवर्नर जनरल और परिषद बनाते थे। और जो बचे खुचे विषय थे, हस्तांतरित विषय, तो उसको कहां पर कौन कानून बनाते थे? गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद। और ये दो शासन हो गए, इसीलिए कहा जाता है दोहरा शासन, द्वैध शासन। तो केंद्र में द्वैध शासन मतलब कौन से अधिनियम में? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। दोस्तों यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि जो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल और जिसका परिषद होता था, वो लोग लंदन के मतलब ब्रिटिश संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। और ये लोग जो होते तो वो लोग ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देता था, मतलब कानून बना, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी संसद के प्रति होती थी, तो कानून के प्रति ज्यादा सीरियस नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद जो हस्तांतरित विषय पर कानून बनाते थे, तो यहाँ पर वो क्या करते थे? यहाँ पर ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। जैसे आज भी आप देखते हो कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, और राज्यों में विधानसभा के प्रति। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेवारी रहता था कि मतलब कुछ कानून बढ़िया बनाया जाए, नहीं तो फिर सदन में, विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा कि हम कानून गलत बना रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी शासन का बात करते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब जो मन जो बना देते थे, क्योंकि जवाब उनको लंदन को देना होता था। लंदन तो अंग्रेजों के पक्ष में ही रहती थी, ठीक है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, कौन से अधिनियम में दोस्तों? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम में। आज भी देखते हो कि जो गवर्नर होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। गवर्नर जनरल जो भारत का राष्ट्रपति होते हैं, वो 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। और जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं, वो 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो याद रखिएगा, वैसे ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम में दी गई, इसको याद रखिएगा। अब जो है अखिल भारतीय संघ, जैसे आज हमारा संघ है ना, आज हमारा संघ ये व्यवस्था है, यहाँ केंद्र भी है और राज्य, और केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हमारा संघ बना है। तो वैसे ही दोस्तों हम इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। तो उस समय कौन कौन थे भारत में जिसको मिलाकर संघ बनाया गया? तो पता है, ब्रिटिश प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी और देसी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बना। दोस्तों ये जो ब्रिटिश प्रांत था, यानी कहने का मतलब ये था कि वैसा क्षेत्र जिस पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो वह ब्रिटिश प्रांत, और कमिश्नरी जैसे आज का केंद्र शासित प्रदेश है ना, वैसे ही कमिश्नरी था, जो 6 कमिश्नरी, अदेशी रियासत जिस पर राज्य रजवाड़ों का कब्जा होता था। तो अखिल भारतीय संघ बनाने की भी बात इसमें की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम में। लेकिन ये वाला बात लागू ना हो सका। लेकिन आपको परीक्षा के लिए याद करना है कि अखिल भारतीय संघ किस अधिनियम में बनाने की बात की गई? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम में। दोस्तों ये बन नहीं पाया, क्यों? क्योंकि इसमें, इस अधिनियम में एक बात कही गई थी कि अगर जैसे टोटल भारत में उस समय देशी रियासत लगभग 543 से अधिक थे, और कहा गया था कि यदि 543 में से आधे अगर देशी रियासत के राजा अगर संघ में शामिल होंगे तभी अखिल भारतीय संघ बनेगा, और शामिल नहीं हो पाए तो स्थापना तो कभी नहीं हो पाया।
लेकिन आपको याद रखना है कि बात इसमें कही गई थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको बताया थे 11 ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों, और 11 प्रांतों में से 6 में कितने सदन थे, तो 6 में 2 सदन, ठीक है। कौन कौन से प्रांतों में? बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, असम और बिहार में क्या किए गए, आपको 2 सदन। जैसे अभी आप 2 सदन है कि नहीं, आप देखते हो कि बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ऐसे ऐसे कितने ऐसे राज्य हैं भारत में जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिहार भी है, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, याद रखिएगा, और उत्तर प्रदेश। ऐसे टोटल 6 राज्य हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वैसे ही है यहाँ पर भी कितने प्रांतों में, 11 में से 6 प्रांतों में से मतलब आपको 2 सदन विधानमंडल बनाया गया, और 5 प्रांतों में 1 सदन ही विधानमंडल थे, जिसे विधानसभा ही केवल थे, विधान परिषद नहीं थे। तो कौन कौन हो जाएंगे? उड़ीसा, सिंध, मध्य प्रांत, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ये भारत के उत्तर वाला भाग में, जिधर पाकिस्तान अभी वर्तमान में चला गया है, याद रखिएगा। और शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, संघ सूची में 59 विषय दे दिए गए, प्रांत सूची में 54 विषय दे दिए गए, राज्य सूची में 36 विषय दे दिए गए। अभी भी अगर आप देखते हो तो संविधान में 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 प्रकार के सूची का बात कहा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पे जो है प्रांत सूची हो जाएगा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है, संघ सूची में होगा 59 विषय, ठीक है, और प्रांत सूची में हो गया, प्रांत सूची में 54 विषय, और समवर्ती यानी कंकरेंट सूची में, समवर्ती सूची में 36 विषय, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी वर्तमान में संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची है, प्रांत, राज्य सूची है, तो उस समय राज्य को प्रांत कहा जाता था। तो अभी भी वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो वैसे भी, तो ये पहली बार किस अधिनियम में बात की गई, तो भारत शासन अधिनियम में। और जो ये तीनों विषयों में नहीं रहेंगे, उसको कौन सा विषय में डाल दिया गया, अवशिष्ट विषय में। तो याद रखिएगा, और अवशिष्ट, जिससे संघ सूची पर कोई कानून बनाना है तो बनाता था केंद्र सरकार, प्रांत सूची पर कानून बनाता था राज्य सरकार, प्रांत का सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य प्रांत का सरकार मिलकर कानून बनाता था। आज जो विषय इन तीनों में नहीं है उसको अवशिष्ट विषय बना दिया गया, और अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाता था, जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे। अभी भी इस भारतीय संविधान में जो तीनों विषयों में नहीं है उसको अवशिष्ट विषय मान लिया गया है, और वर्तमान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों, संसद के पास। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, किसको था, वायसराय को, याद रखिएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया दोस्तों, और जो संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था मॉरिस ग्वेयर। तो संघीय न्यायालय कौन सा अधिनियम में बना, तो भारत शासन अधिनियम 1935, और इसने कार्य करना कब शुरू किया, तो 1937 में इस न्यायालय ने कार्य करना शुरू किया। अच्छे अन्य न्यायाधीश थे, इसका मुख्यालय था नई दिल्ली, और इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त था दोस्तों। अभी भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको अब भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि लास्ट वे में आप कहां अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि किसी भी किसी भी विषय पर डायरेक्ट अपने पास डिसीजन के लिए बुला सकती है, यानी कि प्रारंभिक उसका हक है किसी भी चीज पर डिसीजन देने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इस न्यायालय के विरुद्ध अपील कहां कर सकते थे, प्रीवी काउंसिल में। और प्रीवी काउंसिल कहां था, तो प्रीवी काउंसिल था लंदन में। यानी कि अगर इसके भी डिसीजन से आप खुश नहीं है तो कहां अपील कर सकते थे, प्रीवी काउंसिल। और ये सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। तो पूछे कि संघीय न्यायालय के मतलब संघीय न्यायालय का अंतिम अपील कहाँ होता था, तो प्रीवी काउंसिल कहाँ पर, लंदन में, इसको याद रखिएगा। और प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई, प्रांतीय स्वायत्ता कौन सा अधिनियम में आया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में, और ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1937। प्रांतीय स्वायत्ता कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि
राज्यों को अपने प्रांतों को अपने कानून बनाने का अधिकार दिया गया और राज्यपाल को कम गवर्नर को कम हस्तक्षेप करने की बात की गई। मतलब प्रांतों को कुछ छूट दिया गया। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा दोस्तों। अब एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा सा इधर से हम मिटाते हैं, ठीक है। 1935 के पल क्या हुआ था कि बर्मा, जिसको आज हम लोग म्यांमार कहते हैं, तो बर्मा भारत से अलग हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगर पूछे कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, और 1937 में अलग हुआ। मतलब बात की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम में, और बर्मा हटा कब? 1937 में। याद रखिएगा दोस्तों। आपको और एक बात बताते हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम से बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया गया, ठीक है। तो कौन से अधिनियम में? तो याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया गया। और उड़ीसा एक स्वतंत्र प्रांत कब बन गया दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1936। और जब उड़ीसा से बिहार अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना, तो यहाँ के गवर्नर कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, मॉरिस डॉर्नियर हैलेट। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप याद रखिएगा। अब यहां से पूछता है दोस्तों कि देखो, सब कुछ सही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारतीयों को उतना आजादी नहीं दी गई थी जितना कि हम लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे, ठीक है। तो इस अधिनियम को, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को, 1935 के भारत शासन अधिनियम को, 1935 के भारत शासन अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली बिना इंजन का रेलगाड़ी किसने कहा था? तो रेलगाड़ी कहा था जवाहरलाल नेहरू। कहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि आपको याद रख लेना है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली बिना इंजन का रेलगाड़ी कहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू कहे थे। याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने एक और बात बोला था, 1935 के अधिनियम को, 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का पत्र किसने कहा था? याद रखिएगा, या उसको ऐसे लिखिएगा, दास्ता का पत्र दास्ता मतलब होता है गुलामी, दास्ता का पत्र किसने कहा था? तो यहां भी हो जाएंगे JL नेहरू साहब, ठीक है। अगर पूछेगा दोस्तों कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को सड़ी गली चीज कहकर किसने कहा? गली सड़ा हुआ अधिनियम किसने कहा? 1935 के अधिनियम को सड़ा हुआ किसने कहा? जीना ने कहा। किसने कहा? जीना ने कहा। और 1935 के भारत शासन अधिनियम को 1935 के भारत शासन अधिनियम को फजलुल हक ने क्या कहा? फजलुल हक ने बोला कि ये ना तो हिंदू राज्य है और न ही मुस्लिम राज्य है। इससे ना तो हिंदू राज्य स्थापित हो रहा है, ना मुस्लिम राज्य स्थापित हो रहा है। क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान का बात कर रहा था और इसने पाकिस्तान को बनाने पर ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने बोला कि इससे ना तो भारत का स्थापना हो रहा है, ना हिंदू राज्य का, ना मुस्लिम राज्य का। और इस तरीके से इस अधिनियम का कुछ क्या किया गया? आलोचना किया गया दोस्तों। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है आपके लिए। काइंडली इसको अच्छा से पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।